आप कितने ऐसे लोगों को जानते हैं जो कम उम्र में ही इस दुनिया को छोड़कर चले गए और अपने ऊपर निर्भर लोगों के लिए कुछ भी नहीं छोड़ा? और क्या उन्हें रिश्तेदारों ने मदद की या फिर उन्हें गरीबी में ही अपना जीवन व्यतीत करना पड़ा? आप कितने ऐसे लोगों को जानते हैं जो ज़्यादा उम्र होने के बावजूद काम कर रहे हैं या फिर अपने बच्चों पर निर्भर हैं क्योंकि उनके पास कोई रिटायरमेंट फंड नहीं है या फिर उन्हें किसी तरह का कोई कर्ज चुकाना है जो उन्होंने काम करते वक्त कोई लिया हुआ होगा? मैं जानता हूं कि आप में से कई लोग ऐसे काफ़ी सारे लोगों के बारे में ज़रूर जानते होंगे, क्योंकि इन सभी सवालों के लिए अगर मैं पूछूं आपका जवाब क्या है तो आपका जवाब हाँ में होगा, क्योंकि आप ऐसे कई सारे लोगों के बारे में जानते होंगे। तो चलिए आज थोड़ा सा पर्सनल फाइनेंस के बारे में डिटेल में बात करते हैं, जानते हैं। दोस्तों, मैं हूं बंटी धीमान और मेरे यूट्यूब चैनल पर बिजनेस, लाइफ स्किल्स, करियर, फाइनेंशियल एजुकेशन और लोगों के रियल लाइफ एक्सपीरियंस पर 400 से भी ज़्यादा ऐसी वीडियोस आपको मिल जाएंगी जिन्हें हर रोज़ देखकर आप अपनी लाइफ को और ज़्यादा बेहतरीन बना सकते हो और ग्रो कर सकते हो। इसलिए चैनल को कभी सब्सक्राइब कर लेना अगर आप नए हैं तो। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है पर्सनल फाइनेंस का प्रबंधन एक कला है। दोस्तों, पर्सनल फाइनेंस को मैनेज करना एक इम्पोर्टेंट स्किल है जो हर किसी को ज़रूर आनी चाहिए। हालांकि किसी भी स्कूल में आपको ये नहीं बताई जाएगी। तैयारी की कमी की वजह से हमारे समाज में ऐसे लोगों की तादाद बहुत अधिक है जिन्हें फाइनेंशियल सक्सेस नहीं मिलती है। जो लोग अपने पर्सनल फाइनेंस को मैनेज करना सीख जाते हैं वे जीवन में कई अन्य क्षेत्रों में भी सक्सेसफुल होते हैं। पर्सनल फाइनेंस को मैनेज करने के तरीकों को लेकर कई सारी किताबें और कई सारी वेबसाइट अवेलेबल हैं जो पर्सनल फाइनेंस को सफलतापूर्वक मैनेज करने के लिए स्टेप बाय स्टेप गाइड करती हैं। नेक्स्ट है बैलेंस बनाना। थोड़ा सा मुश्किल काम है। बहुत सारे लोगों की वित्तीय मोर्चे पर असफलता की पहली वजह यह है कि उन्हें इससे जुड़ी हुई जानकारी ही नहीं होती या फिर वो इस बारे में नॉलेज हासिल करना ही नहीं चाहते हैं। जब पैसे, रुपए और आपकी योजनाओं की बात होती है तो कुछ समय की चाहत, लंबे समय के सपने और अचानक आने वाले खर्चों के बीच बैलेंस बनाना, संतुलन बनाना बहुत मुश्किल काम होता है। नेक्स्ट है जो हमें जानने की ज़रूरत है, महंगाई को मात देने वाला रिटर्न बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, इसकी वजह यह है कि हम अपने वित्तीय भविष्य की योजना नहीं बनाते हैं। हमारे में से अधिकतर लोग पैसों की बचत करते हैं लेकिन इससे आगे नहीं बढ़ पाते हैं। वे अपने पैसे को बैंक, सेविंग अकाउंट या फिर फिक्स डिपॉजिट के रूप में ही छोड़ देते हैं। इन पैसों को लोग अक्सर इन्वेस्ट नहीं करते हैं। हम सभी जानते हैं कि सेविंग अकाउंट पर मिलने वाली जो ब्याज की दर है या एफडी की ब्याज दर महंगाई दर को शायद ही मात दे पाती है। इसका मतलब ये है कि एक दिन की सब्जी के लिए आज अगर आपको 100 रुपये की ज़रूरत पड़ रही है तो 5 साल की महंगाई दर के हिसाब से 15 साल बाद आपको एक दिन की सब्जी के लिए 200 रुपये की भी ज़रूरत होगी। इसी तरह अन्य खर्चे भी जरूर बढ़ेंगे। महंगाई दर के साथ खर्चे बढ़ेंगे और बहुत संभव है कि आपकी इस समय की आय बाद के वर्षों में आपके खर्चों को कवर करने के लिए काफ़ी नहीं होगी। इसके लिए किसी भी व्यक्ति को अपनी फाइनेंशियल लाइफ को प्लान करने की बहुत ज़रूरत पड़ती है। हमें इस चीज़ को समझने के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाने की ज़रूरत होती है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपनी पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी ज़रूरतों, लक्ष्यों को कैसे पूरा करता है, फाइनेंशियल एडवाइज़र की मदद से ऐसा किया जा सकता है। इस वीडियो का जो मकसद है वो आपको इस बात की समझ विकसित करने की है कि पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी योजना बनाने की ज़रूरत क्या है और आप किस प्रकार अपने फाइनेंस को एक ऑर्डर में प्राप्त कर सकते हैं। तो इन सभी जो मैंने स्टेप्स बताए हैं या जो बताने वाला हूं, इन सभी स्टेप्स को फॉलो करके आप एक बुनियादी फाइनेंशियल प्लान बना पाएंगे। नेक्स्ट है जो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है, इंश्योरेंस लेना। दोस्तों, आपका वित्तीय भविष्य सुरक्षित करने की ओर पहला कदम उठाते समय आपको सबसे पहले अपना इंश्योरेंस कराना चाहिए। अलग अलग लक्ष्यों को ध्यान में रखकर निवेश करने का कोई भी मतलब नहीं है अगर आप पर निर्भर लोग आपके इस दुनिया में नहीं रहने पर अपनी बेसिक ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि इंश्योरेंस आपके लिए नहीं बल्कि आप पर निर्भर लोगों के लिए होता है। सम इंश्योर्ड की रकम और उसकी कैलकुलेशन मौजूदा बचे हुए कर्ज
भविष्य में आप पर निर्भर लोगों के खर्च को कवर करने वाली रकम, सभी लक्ष्यों को पूरा करने के लिए जरूरी रकम जैसे विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखकर ये किया जाता है। सामान्य तौर पर देखा जाए तो आपकी सालाना इनकम के 10 से 20 गुना तक का ये इंश्योरेंस हो सकता है। मैं लोन, खर्च या लक्ष्य के हिसाब से वैज्ञानिक गणना की सलाह दूंगा। इसके लिए जरूरी प्लानिंग में एक फाइनेंशियल एडवाइज़र आपकी मदद काफ़ी कर सकता है। नेक्स्ट है टर्म इंश्योरेंस, जो बहुत काम का है। दोस्तों, मैं कम उम्र में ही टर्म इंश्योरेंस खरीदने की सलाह देता हूं, जो एक हेल्दी पुरुष या एक हेल्दी महिला के लिए, एक यंग पर्सन के लिए प्रीमियम के अपेक्षाकृत रूप में काफ़ी कम रहता है। टर्म इंश्योरेंस मोटर इंश्योरेंस की तरह होता है, जहां आप सालाना प्रीमियम जमा करते हैं और अगर आपकी गाड़ी को कुछ नहीं होता तो आपको कोई भी रकम वापस नहीं मिलती है। इंश्योरेंस की लागत के हिसाब से देखा जाए तो इसमें सबसे कम पैसे लगते हैं और बढ़ती उम्र, पैसे कमाने की क्षमता में इजाफा होने के साथ कोई भी व्यक्ति बाद में अतिरिक्त कवरेज ले सकता है। कोई भी व्यक्ति टर्म इंश्योरेंस के साथ अतिरिक्त प्रीमियम देकर डिसेबिलिटी, गंभीर बीमारी जैसी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं के लिए राइडर्स भी ले सकता है। नेक्स्ट है लक्ष्य को ध्यान में रखकर निवेश जरूरी है। दोस्तों, इंश्योरेंस लेने के बाद किसी भी व्यक्ति को अपने लक्ष्यों को हासिल करने के तरीकों के बारे में गौर करने की बहुत ज़रूरत होगी। लक्ष्य कुछ भी हो सकता है, जैसे बच्चों की शिक्षा, उनकी शादी, रिटायरमेंट फंड तैयार करना या लग्जरी घर या लग्जरी कार इत्यादि खरीदना। अब सवाल ये है कि इन सभी लक्ष्यों को हासिल करने के लिए कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। निवेश यानी इन्वेस्टमेंट से जुड़ा फैसला करने से पहले किसी भी व्यक्ति को अपनी रिस्क लेने की क्षमता का आंकलन निश्चित तौर पर जरूर करना चाहिए। इसके तहत इस बात का आंकलन जरूरी है कि इक्विटी या प्रॉपर्टी जैसी रिस्क वाली संपत्तियों में कितने पैसे निवेश किए जा सकते हैं, या फिर एफडी, बॉन्ड्स, इन जैसी बिना रिस्क वाली या फिर कम रिस्क वाली परिसंपत्तियों में कितना अधिक निवेश किया जाना चाहिए। सामान्य तौर पर आप जितना अधिक रिस्क उठाएंगे आपको उतना अधिक रिटर्न मिल सकता है। किसी भी दूसरे एसेट क्लास के मुकाबले इक्विटी 10-15 साल की लंबी अवधि में बेहतर रिटर्न दे सकती है। मैं प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि इनकी कीमत का कोई बेंचमार्क नहीं है और अलग अलग स्थानों पर रिटर्न में अंतर भी देखने को मिलता है। अगर आप 5 साल से ज़्यादा अवधि को ध्यान में रखकर निवेश करने की सोच रहे हैं तो इक्विटी में निवेश आपके लिए सबसे उपयुक्त ऑप्शन है। हालांकि इसमें उतार चढ़ाव देखने को मिलता है और उस अवधि के दौरान उथल पुथल देखने को मिल सकती है। ऐसे में लोगों को थोड़े समय के लिए उथल पुथल को लेकर परेशान नहीं होना चाहिए। इक्विटी में कितना निवेश करना चाहिए, इसका जवाब रिस्क प्रोफाइल को डिफाइन करने से मिलता है। कोई भी फाइनेंशियल प्लानर आपको वैज्ञानिक तरीके से रिस्क प्रोफाइल समझाने में आपकी काफ़ी मदद कर सकता है। रिस्क लेने की क्षमता के आंकलन के बाद अगला जो चरण है, अगला जो स्टेप है वो एसेट एलोकेशन का होता है। अगर आप जोखिम ले सकते हैं तो आपको अपनी अतिरिक्त कमाई का 60% से लेकर 95% हिस्सा इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आप बिल्कुल रिस्क लेने से बचते हैं तो आपको 0 से लेकर 20% का जो भी निवेश है वो इक्विटी में करना चाहिए। अन्यथा एक सर्वमान्य नियम ये है कि 100 में से अपनी उम्र को घटा लीजिए। अब जो भी नंबर आता है उतना प्रतिशत का निवेश आप शेयरों में कर सकते हैं, इक्विटी में कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि जब आपकी उम्र कम होती है तो आप ज़्यादा पैसे का निवेश इक्विटी में कर सकते हैं और जब आपकी उम्र बढ़ती है तो आप इक्विटी में अपना एलोकेशन कम कर सकते हैं। इसकी वजह ये है कि रिस्क लेने की आपकी क्षमता घट जाती है। अगर आपके पास कोई बढ़िया फाइनेंशियल एडवाइज़र है तो आप किसी ब्रोकरेज हाउस के ज़रिए सीधे शेयरों में पैसा लगा सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी के पास स्टॉक को चिन्हित करने का समय या एप्टीट्यूड नहीं है तो फिर म्यूचुअल फंड के ज़रिए शेयरों में निवेश एक बेहतर विकल्प होता है। यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि कुल निवेश का करीब 65% लार्ज कैप फंड्स और बाकी फ्लेक्सी कैप, मिड कैप या स्मॉल कैप फंड्स में होना चाहिए। निवेश में अनुशासन का होना बहुत ज़रूरी है और एसआईपी म्यूचुअल फंड में निवेश का सबसे बढ़िया तरीका है। हर लक्ष्य के लिए अलग अलग एसआईपी पोर्टफोलियो बनाने की सलाह दी जाती है। क्योंकि इक्विटी जोखिम वाली परिसंपत्ति है, ऐसे में केवल ऐसे फंड्स में निवेश करना चाहिए जिसकी ज़रूरत कम से कम 5 साल तक ना हो।
इक्विटी के बाद बैंक एफडी, डेट म्यूचुअल फंड या फिर अन्य फिक्स्ड इंटरेस्ट अर्निंग वाले डेट इंस्ट्रूमेंट आते हैं। यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि इन सभी इंस्ट्रूमेंट्स पर मिलने वाले रिटर्न इक्विटी से मिलने वाली रिटर्न का मुकाबला नहीं कर सकते। आपके रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। थोड़ा कम जोखिम लेने की क्षमता वाले लोग अधिक रकम का निवेश डेट में कर सकते हैं, लेकिन इक्विटी के मुकाबले इसमें लॉन्ग टर्म लक्ष्यों को हासिल करने में ज़्यादा समय लगता है। नेक्स्ट है गोल्ड में निवेश को लेकर कुछ अहम टिप्स। दोस्तों, कमोडिटी या गोल्ड जैसे एसेट्स भी आपके पोर्टफोलियो में हो सकते हैं, लेकिन यह भी आपके रिस्क प्रोफाइल पर ही निर्भर करता है। मेरी व्यक्तिगत राय ये है कि इस तरह की कमोडिटीज़ में 10% से ज़्यादा का निवेश शायद अभी नहीं किया जाना चाहिए। किसी भी लक्ष्य को ध्यान में रखकर निवेश करने से पहले 3 से 6 महीने का इमरजेंसी फंड बनाना बिल्कुल ना भूलें। ये किसी भी मुश्किल परिस्थिति में आपके लिए मददगार साबित हो सकता है। जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया कि कई ऐसे लोग हैं जो भविष्य को ध्यान में रखकर तैयारी नहीं करते हैं, लेकिन ऐसा करना जरूरी है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को जीवन में कभी भी मुश्किल भरी परिस्थिति आ सकती है और इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपकी वित्तीय स्थिति या जीवन के लक्ष्य क्या हैं। अपनी फाइनेंशियल कंडीशन, जोखिम लेने की क्षमता और लक्ष्यों की समीक्षा करके आप अपने जीवन में किसी भी आपात स्थिति के लिए तैयार हो सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप खुद से फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं कर सकते हैं, तो इसके लिए सबसे बढ़िया तरीका ये है कि किसी सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर से आप संपर्क कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, मुझे लगता है पर्सनल फाइनेंस के लिए इतना जानना अभी तक के लिए आपके लिए काफ़ी होगा। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी, इसलिए इसे लाइक करना, कमेंट करके बताना नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हो। आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा मुझे। इस वीडियो को शेयर करना अपने सभी फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ, ताकि उन्हें भी फाइनेंशियल एजुकेशन पर कुछ नया सीखने में हेल्प मिल सके। इस वीडियो को आप यूट्यूब पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो कर लेना। मैं जल्दी मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।